अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने जो वेबसाइट है उसको हमने ये देखा कि भाई किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करते हैं। उसके ऊपर हमने उसको स्टार्टर टेम्पलेट देखा और हमने वन पेज और मल्टीपल पेज की थीम को हमने क्रिएट करना देख लिया। अब एक प्रोसेस होता है कि जब हम किसी वेबसाइट को बना लेते हैं तो उसको हम किस तरह से गूगल के ऊपर या सर्च इंजन के ऊपर शो करवा रहे होते हैं। अब वो कोई सा भी सर्च इंजन है, नॉट ओनली फॉर गूगल। ठीक है, गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। और जब हम कोई आर्टिकल या कोई पोस्ट अपनी या प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हैं तो उसको किस तरह से ऐसा SEO फ्रेंडली बनाते हैं ताकि वो हमारे पास सर्च इंजन पे आ सके। तो होती क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई SEO की। तो SEO बेसिकली ये होता है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये इसकी वही फुल फॉर्म है। ये है क्या, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो है क्या, ये क्या काम करता है, ये कोई ये बता पाएगा? वेबसाइट की रैंकिंग में हेल्प करता है। मतलब ये एक कह सकते हो ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये होता ये है कि भाई SEO इस अ प्रोसेस। अगर कोई बोले SEO क्या है तो आप उसको कह सकते हो कि भाई ये एक प्रोसेस का नाम है, या ये एक टेक्निक है, या कोई एल्गोरिथम है। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी वेब या जो भी हमारे पास प्रोडक्ट या जो हमारे पास सपोज़ कि अगर हम यूट्यूब चैनल या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसके हिसाब से हम उस पर वर्किंग करेंगे। ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपने इसको एक दिन में कर लिया, 2 दिन में कर लिया तो आपकी SEO हो गई। नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस का नाम है और उस प्रोसेस के अंदर आपको 3-4 महीने से लेकर साल तक भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर वेबसाइट। तो अब SEO तो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में लेके आते हैं। और जब सर्च इंजन में लेके आते हैं तो जिसकी बदौलत हमारे ट्रैफिक बढ़ जाता है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे सामने जो 8-10 वेबसाइट्स आती हैं हम उन्हीं को ज़्यादा विजिट करते हैं एज़ कम्पेयर जो 3rd, 4th, 5th पेज के ऊपर होती है हम वहाँ पे जाते ही नहीं हैं। तो हमारी वेबसाइट का मकसद या ये होना चाहिए कि हम SEO करके एटलीस्ट उसको 1, 2, 3 पेज के अंदर लेके आ जाए। मतलब टॉप 3 पेजेस के अंदर भी हम लेके आ गए, उसके बाद जब हमारे पास विजिटर्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो 3 से 2, 2 से 1, 1 से 2 पे अप एंड डाउन चलता रहेगा वेबसाइट की क्वालिटी के ऊपर। तो अब ऐसा क्या काम करना पड़ता है जिससे हमारी वेबसाइट में SEO हो जाती है। आप लोग SEO या मार्केटिंग के जो है वो कोर्स में नहीं हैं, तो मैं सिर्फ टू दी पॉइंट आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बता दूंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज़ की डिटेल में और भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ भाई जिसकी टाइप है ऑन पेज SEO। ठीक है, ऑन पेज SEO क्या होता है? ऑन पेज SEO वो SEO होती है जिसके अंदर आपको वेबसाइट के कोड में जाना पड़ता है और उसके कोडिंग में जाके जो कोडिंग में जो डेवलपर्स ने मिस्टेक की होती हैं आपने उसको सही करना होता है। अब वो मिस्टेक क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा आगे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मैंने एक टैग बताया होगा A का। A के टैग के अंदर हम लोग HREF लगाते थे। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया होगा H1 का टैग। H1 से लेके कितने थे? H6। तो अब अगर किसी बंदे ने वेबसाइट बनाई और उसने हेडिंग दे दी H1, लेकिन उसने अगर एक से ज़्यादा हेडिंग दे दी तो वो गलत है। अब जो डेवलपर है उसके हिसाब से तो सही है, उसको जब हेडिंग चाहिए थी उसने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी उसको हेडिंग की रिक्वायरमेंट थी उसने उस हिसाब से H1 का टैग लगाया और अपनी वेबसाइट पे हेडिंग बना दी। वेबसाइट ओके है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो SEO के हिसाब से है, ऑन पेज के जो इसका टाइप है उसके हिसाब से वो कहता है भाई ये गलत है कि भाई एक पेज में एक ही H1 होना चाहिए। तो ये ऑन पेज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ लिख देता हूँ जिसके अंदर इंटरनल कोडिंग को आपको देखना पड़ता है। सेकंड नंबर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज का मतलब ये होता है, अब सपोज करो कि भाई आपको कोडिंग नहीं आती, आपके पास अब दूसरा ऑप्शन बचता है ऑफ पेज का। ऑफ पेज के अंदर आप ये कर सकते हो कि आपको वेबसाइट की कोडिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन आपका जो मेथड है या आपके पास जो सर्कल है या आपकी जो लिंक्स है वो बहुत अच्छे हैं। लाइक आपके पास क्या है, आपने कहा भी मैं अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा लेता हूँ तो वो हज़ारों लोग देख लेते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जिसमें थाउजेंड्स के करीब जो है वो लोग ज्वाइन हैं। मेरे पास जो है अपने पर्सनली मेल्स हैं, जीमेल्स हैं, ग्रुप्स हैं, फेसबुक पेज है, या इस किस्म से आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप कोई लिंक शेयर करें और आपके पास लोग आ जाएं। तो इसके लिए आपको किसी कोडिंग की तो इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जाके सिर्फ ये बताना है कि भाई ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक करो, यहाँ जाओ या वहाँ जाके ये काम करो। दूसरी चीज़, इसी तरह से हम यहाँ पे जाके जो है वो कोई ऐसी वेबसाइट लाइक जैसे कि फेसबुक है, ठीक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है,
अब ये जो लिंक्डइन वेबसाइट है इसके ऊपर जाके हम अपना अकाउंट बनाते हैं। अब हम अपना अकाउंट बनाते हैं, अब जो ये वाली वेबसाइट है, लिंक्डइन है हमारे पास, क्योरा है, तो इस किस्म की वेबसाइट पे ऑलरेडी एसईओ की हुई है जिसकी ये वेबसाइट है। हम अपना वहाँ जाके अगर अकाउंट बनाएंगे तो हमें भी बेनिफिट होगा कि हम कहीं ना कहीं हमारा आर्टिकल सर्च इंजन पे आ जाए। तो इसके लिए आप ये समझ लो कि ये आपको एक्सटर्नल जो है वो लिंक्स जनरेट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ जाके करने पड़ते हैं, क्या तरीका कार है, वो एक अलग चक्कर है। तीसरा जो एक अहम होता है जिसको मैं नाम देता हूँ भाई टेक्निकल एसईओ क्या होता है। अगर आप लोगों ने एक वेबसाइट बना ली, उस वेबसाइट को बनाने के बाद आपने उसकी कोडिंग में जाके इंटरनली आपने जो है वो कोड के मसले सॉल्व कर दिए। जो सेकंड है ऑफ पेज के अंदर आपने उसकी वेबसाइट का लिंक 10 वेबसाइट पे जाके लगा दिया कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा काम है। एक्सटर्नल लिंक्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर लिए। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट कोई गूगल पे नाम से सर्च करे तो वो आ रही है या नहीं आ रही, तो उसके लिए हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में ये होता है कि आपको अपनी वेबसाइट को गूगल पे सबमिट करना होता है, और सबमिट करने के बाद आपकी वेबसाइट मतलब कि 24 आवर्स के बाद गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे शो होना शुरू हो जाती है। तो ये तीसरा जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबमिट वेबसाइट ऑन सर्च इंजन, या गूगल लिख देता हूँ, आगे समझ जाना। तो 3 तरह के टाइप्स में मैं फिलहाल अभी हम इस एसईओ को देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है हमने कोडिंग को हल्का सा देखा था, हम कोडिंग के डेप्थ में नहीं गए थे। इसी तरह से ऑफ पेज एसईओ एक्सटर्नली तकरीबन डिजिटल मार्केटिंग के लोग इसको कर रहे होते हैं। सेकंड वो चीज़ जो इसको अपना आगे जाके करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर वो पेड वेबसाइट्स पे जाके, ऐसी वेबसाइट होती हैं जिसका रैंक हाई होता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सी ऐसी वेबसाइट, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिसका रैंक हाई है, अगर हम वहाँ जाके अपना कोई आर्टिकल सबमिट करेंगे तो हमारे पास ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वो होते हैं पेड के अंदर, ऑप्शन के अंदर। तो ये दोनों पार्ट को हल्का हल्का सा मैं सिर्फ आपको थ्योरी बेस के ऊपर बताऊँगा। प्रैक्टिकल हम करेंगे इसको किसके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर। और वर्डप्रेस के ऊपर ये जो हम काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम करेगा प्लगइन्स। जब प्लगइन्स कर लेंगे तो हमें फिर इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इंफॉर्मेशन है, सही है, बाकी सारा काम कर लेंगे। अब मैं सिर्फ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हम इस पर काम नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ एक आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ कि एसईओ क्या है, किस तरह से। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ थर्ड वाले पॉइंट के साथ। थर्ड वाले पॉइंट के साथ इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। जब कभी भी आपने वेबसाइट बनाई, अपलोड वाला काम तो मैं आपको बताऊँगा, हल्का सा मैंने जिक्र किया था। फ़र्ज़ करें कि भाई आपकी एक वेबसाइट है, जब आप गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके आप जब यहाँ सर्च करते हैं तो वो गूगल पे नहीं आ रही, नाम से भी नहीं आ रही। हालांकि होना तो ये चाहिए कि भाई नाम के अलावा भी अगर कोई लिखे, देख कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखे तो भाई मेरा इंस्टीट्यूट आ जाए फॉर एग्जांपल, नाम से हट के भी आ जाए। तो इस चीज़ को एसईओ कहते हैं। लेकिन नाम से भी नहीं आ रही तो इसका मतलब है गूगल को पता ही नहीं है कि भाई हम मार्केट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, गूगल का एक होता है सर्च कंसोल, ये मैं बता रहा हूँ तीसरा वाला, टेक्निकल एसईओ पहले बता रहा हूँ। आपने जाना होता है गूगल का सर्च कंसोल टूल के ऊपर, या इसकी जगह एक और नाम से जाना जाता है गूगल वेब मास्टर टूल। वेब मास्टर टूल भी कह सकते हैं, वो पुराना नाम है, अब इसको हो गया सर्च कंसोल। सर्च कंसोल का मतलब सर्च करते वक्त जो इसके कंसोल में डेटा है वहाँ से वो डेटा को उठा के लाता है। अब मेरे पास एक जीमेल आईडी ऑन है, ठीक है। अब इसके लिए जीमेल आईडी भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जिसका आप वेबसाइट या जो कोई भी एक आपका क्लाइंट है तो उसके लिए आप एक अलग से अकाउंट बना लें और उसके हिसाब से आप उसकी वेबसाइट को ऐड कर दें। लेकिन अगर आप उसके पास नहीं है तो आप एक ही अकाउंट से मल्टीपल वेबसाइट भी सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे भाई सर्च कंसोल के ऊपर। सर्च कंसोल के ऊपर आने के बाद मेरे पास इस तरह से आता है कि इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन सर्च गूगल सर्च। अच्छा, ये सिर्फ गूगल के लिए है अभी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने के बाद अब देखें मेरी जीमेल आईडी यहाँ पे ऑन है, उस अकाउंट के हिसाब से यह आगे यहाँ पे कहता है आपने डोमेन सबमिट करना है या यूआरएल। डोमेन का मतलब abc.com और यूआरएल का मतलब https://www.abc.com, पूरा का पूरा यूआरएल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके वो डोमेन लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी अपना डोमेन लिख देता हूँ जो कि ऑलरेडी अभी जो है वो हुआ है, यहाँ जाके नाम दे दिया। और अगर मैं लिंक की बात करूँगा तो मैं फिर यहाँ पे जाके
अब वो थोड़ी सी स्क्रीन पे इशू आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल कॉपी करके इसको करता हूँ सेटिंग, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला जो पार्ट है ना, ये वाला मेरा जो URL पे लिखा हुआ है, इसकी जगह पे जाके मुझे इस डोमेन नेम की जगह पे मुझे बस वो यहाँ पे URL पेस्ट कर देना होगा, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब मैंने कहा कि भाई अगर मैं इस तरह से करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो कंटिन्यू करने के बाद जाहिर है वो ये चेक करेगा कि भाई ये वाली वेबसाइट मेरी है या किसी और की है। अगर ये वाली वेबसाइट मेरी है तो उसके लिए इसने कहा कि भाई ये वाली फ़ाइल करो डाउनलोड। मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। डाउनलोड करने के बाद करना क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाई। अब ये वेरीफाई करेगा। अब मैं डाउनलोड कैसे करूँगा, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि मुझे अपने सर्वर पे जाना है, ठीक है। मैं अभी ऊपर URL में लिख रहा हूँ कि लेक मैं अपनी वेबसाइट पे गया। ज़ाहिर जो आपके पास होस्टिंग होगी ना, जहाँ से आपने वेबसाइट को अपलोड की हुई होगी, मुझे उस सर्वर पे जाना है। वहाँ जाके मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड लिखूँगा और वहाँ जाके वो फाइल में अपलोड कर दूँगा। जब फाइल को अपलोड कर दूँगा, देन अपलोड करने के बाद मैं जाके यहाँ से कर दूँगा वेरीफाई। वेरीफाई करने का मतलब हाँ भाई ये डोमेन मेरा ही है, तो वो वेरीफाई कर देगा, उसको अप्रूव कर देगा। तो ये मेरा पहला प्रोसेस था जिसको हम कहते हैं गूगल से वेरीफाई करने का तरीका, ठीक है। सही पानी पी लेंगे, ठीक है। और रिमोट नहीं रह गया अभी तक, क्या नाम है, हाँ बच्चा, इसका रिमोट नाम है, प्रोजेक्टर का रिमोट ले गया होगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। कितना आसान है, बस इसके लिए थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि हमें कैसे करना है। गूगल आपके पास लाइव होना चाहिए, आपका सर्वर होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट लाइव हो। उसके 24 घंटे के बाद जैसे हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे, या तो मैं अपना दूसरा अकाउंट ऑन करूँ, उसमें ये होगा कि मेरे पास जो है वो पूरा डैशबोर्ड बना हुआ आ रहा होगा। उस डैशबोर्ड में क्या होगा, मुझे ये बता रहा होगा कि मेरी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, किस जो है वो एज ग्रुप का आ रहा है। तो गूगल जब सर्च इंजन पे मेरी वेबसाइट को शो करेगा, तो जो जो लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे होंगे वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अच्छा, अब टेक्निकल के अंदर एक चीज़ तो हमने सबमिट कर दी गूगल के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पे एक फ़ाइल होती है robot.txt, एक होती है sitemap.xml। ये दो फाइल होती हैं और ये दो फाइल का भी हल्का फुल्का पता होना चाहिए। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कंप्लीट SEO नहीं है, बल्कि SEO से हल्का सा जिक्र है हमारे कोर्स के अंदर, लेकिन मैं एटलीस्ट इतनी बता दूँ कि आपको समझ आ जाए। पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब एक दूसरी चीज़ के सर, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सवाल तो करोगे नहीं कि सर अगर गूगल के अलावा भी तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई बिंग पे भी मेरी वेबसाइट आए, याहू पे भी मेरी वेबसाइट आए, तो उसके लिए क्या होगा। तो उसके लिए क्या होगा, तो उनके लिए अलग है। तो उसके लिए आप फ्री क्लासिफाइड वेब पे जाओ, वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को सबमिशन कर दो, सारे सर्च इंजन एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। कोशिश करना नहीं हो तो मैं बता दूंगा, ज़्यादा फिर वो उतना मुश्किल नहीं है। गूगल को हम टारगेट करना है वो 1 है, क्लासिफाइड फ्री वेबसाइट होगी वो। अच्छा, अब साइट मैप का मतलब क्या होता है। robot.txt शायद समझ नहीं आएगा आपको इतना, वो ऑटोमेटिक क्रिएट भी कर देता है सर्वर बाज़ दफ़ा। साइट में बता देता हूँ। साइट मैप ये होता है कि भाई अब मेरी वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस हैं, मतलब कितने मेरी वेबसाइट में पेजेस हैं। अब गूगल को मैंने ये तो बता दिया कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में 100 पेजेस हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वेबसाइट सर्च इंजन पे नहीं आ रही, एक पेज रैंक कर गया। मतलब मैं अगर 10, जैसे कि आजकल मेरी दुकान पे 10 चीज़ें बिकती हैं, लेकिन फेमस हो गया डोनट, ठीक है। तो वो डोनट फेमस हो गया, तो मैंने कहा वो एक चीज़ जो है वो रैंक पे आ गई। अब मैं तो केक भी बेचता हूँ, मैं बिस्किट भी सेल करता हूँ, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं इस तरह से कोई चीज़ सेल करता हूँ तो पेज का तो पता हो गूगल को कि मैं कौन सी चीज़ सेल आउट कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना होता है, गूगल को बताना होता है कि भाई हमारे वेबसाइट में कितने पेजेस हैं। जैसे सड़क, रोड्स का एक मैप होता है, लोकेशंस का, इस तरह से हमारी वेबसाइट का भी मैप होता है। वो कुछ दिखता किस तरह से, मैं एक झलक दिखाता हूँ। मैं अपनी वेब पे जाता हूँ और यहाँ जाके लिखता हूँ sitemap.xml। अब ये XML लैंग्वेज करनी पड़ेगी। ये थोड़ा अजीब सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, अजीब से दिख रहा होगा, तो आधा से दिख रहा होगा। तो ये क्या है भाई, ये एक हर पेज की कोडिंग है। मतलब एक मेरा पेज है safecode.com, उसके बाद इंडेक्स, ऑनलाइन क्विज, स्टूडेंट वर्क, हर एक पेज का इन्होंने अलग अलग से जो है वो XML के टैग के अंदर रखवाया हुआ है। ये हमें किस तरह बनाना है, तो इसका आसान सा तरीका आ गया है। आपने जाके लिखना है भाई साइट मैप
क्रिएटर या जनरेटर लिख दो, जनरेटर ऑनलाइन। ठीक है, एक वेबसाइट में बता दिया मैंने आपको, जाना है साइट मैप जनरेटर ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन आपकी वेबसाइट का साइट मैप को जनरेट कर देगा। आपने क्या करना है, मैं किसी भी वेब पे जाता हूँ, मैं यहाँ से पहली वाली ही वेब पे मैं चला जाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में कितने पेजेस हैं ये मुझे भी नहीं पता। मैं काम करता जाता हूँ, मुझे क्या पता भी कितने पेजेस मैंने बना लिए, कितने एक्टिव हैं, कितने डीएक्टिव है, कितने फालतू पड़े हुए मेरे पास, मुझे नहीं पता। मैंने क्या किया, मैंने इस वाली वेबसाइट पर गया और यहाँ जाके मैंने अपना URL पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ से जब स्टार्ट किया तो ये अब सर्चिंग में गया। अब ये स्कैनिंग कर रहा है मेरी वेबसाइट की, ये कितने पेजेस हैं। अच्छा, ये फ्री वाला है, अगर आपको 99% भी रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो भाई बुरा नहीं मानना, 100% क्यों नहीं मिला, फ्री वाले में बहुत है। ठीक है, लेकिन सही देता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब ये सारे के सारे मेरे पेजेस को स्कैन कर रहा है कि कितने नंबर में मेरे पेजेस हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हज़ारों पेज की वेबसाइट है तो फिर उसमें कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो कहती है भाई हमारे पास 500 पेजेस की लिमिट है, 600 पेजेस की लिमिट है, 700 पेजेस की लिमिट है, तो वो आपको इस तरह बता देती है। अब ये इसने क्रिएट कर दिया, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ या व्यू करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जाके इसने ये साइड में बना दिया। और अगर मुझे फ़ाइल डाउनलोड करनी है, मैं क्लिक करूँगा, ये फ़ाइल हो गई डाउनलोड। मैं इसको देखना चाहता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी के ऊपर भी देख लेते हैं, तो उसने पूरा का पूरा बना दिया। सिर्फ मुझे इस फाइल को भी अपने सर्वर में अपलोड करना है, सिंपल तरीका है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ज़रा पॉज कर लूँ वीडियो। ठीक है भाई, साइट मैप की क्रिएशन हमने देख ली, इसको भी वहीं पर ही अपलोड करना है जहाँ पे वो वेरीफाइड किया था हमने अपनी साइट, गूगल का जो एक फाइल आई थी जहाँ पे हमने इसको अपलोड कहाँ करना है मैं दिखा देता हूँ भाई। मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। अब ये जो एक्सेस है ये वही ले सकता है जिसके पास कोई अपना सर्वर हो। अब वो फ्री में भी कुछ मिल जाते हैं, फ्री वाले जो मिलते हैं वो मैं फिर आपको इसके बाद वाली क्लास से बता दूँ कि वो कैसे आपको मैं फ्री में ले सकते हो। मैं अभी इसको फ़िलहाल लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, ये होता है cPanel। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास होगा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में जाके आपके पास जो आपकी वेबसाइट होगी वो यहाँ मुझे अपलोड करनी होती है। यहाँ ये मेरी वेबसाइट अपलोड हुई है। अब यहाँ पे जाके आपको जो है वो साइट मैप, देखो ये गूगल की वेरिफिकेशन वाला फॉर्म होगा। अगर मैं अपना साइट मैप दिखाऊँ तो यहाँ पर आ रहा होगा ये साइट मैप आ गया। ठीक है, अब ये साइट में कैसे अपलोड होगा, अभी अपलोड पे जाके मैं वो सेलेक्ट कर दूंगा ब्राउज से जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और ये लाइव होगी तभी होगा। अब साइट मैप के अंदर एक चीज़ है कि अगर मेरे पास आज मेरी वेबसाइट में 50 पेजेस हैं और कल को मेरी वेबसाइट में ज़्यादा हो जाता है, मतलब भाई 50 की जगह 55 हो गए, 60 हो गए, तो मुझे उन 6 पेजेस को भी तो बताना है ना गूगल को। तो मैं साइट में दोबारा क्रिएट कर दूँगा, पुरानी वाली को रिमूव करके नई वाली अपडेट कर दूँगा। ठीक है, हाँ, SEO पर्पज़ के हिसाब से गूगल को उस सर्च इंजन को बताने के लिए। अब अभी मेरा जो ये वाला पार्ट है ये ऑन नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल लिख के दिखाऊं, क्योंकि मुझे ये याद नहीं है कि मेरी कौन सी वेबसाइट पे मेरी अपनी वेबसाइट अटैच हुई है, मैं कुछ इस तरह दिखाता हूँ। अब देखो ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर है इसके बाद वाले की। जब हम ये वेरीफाई कर लेंगे देन मेरे पास जो डैशबोर्ड आएगा वो इस तरह से आ रहा होगा, ओवरव्यू, मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, इतने क्लिक्स आ रहे हैं, कब ज़्यादा हुए कब कम हुए, ये पूरा रिकॉर्ड आ रहा होगा। इसी के नीचे मेरे पास कंट्रीज, इसी के नीचे मेरे पास जो एज है, जेंडर है, सब आ रहा होगा। अब लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है साइट मैप, बड़ा छोटा सा आ रहा होगा ना, ये साइड मैप लिखा हुआ है, लेकिन लिखना बात पर। ठीक है, ये थोड़ा प्रोजेक्ट है कि आपको पता है कि वो रिजल्ट का फ़र्क है। ये लिखा हुआ है साइड मैप। साइड मैप पे आप जब क्लिक करोगे ना तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने वेबसाइट के साइड मैप अपलोड कर दिया सर्वर पे, तो सर्वर पे अपलोड करने के बाद आप जाके लिखोगे ना यहाँ पे साइड मैप, तो वो आपको मिलेगा। तो जब मिलेगा तो फिर आपने इसको कॉपी करके यहाँ डैशबोर्ड पे जाके इस पर क्लिक करके इसको भी सबमिट कर देना है कि हमने अपनी वेबसाइट पे साइड मैप भी डाल दिया है। पहले वेब बता दिए, अब सारे पेजेस ही बता दिए। तो ये एक ऐसा काम है जिसके एडिशनल चार्जेस लेते हैं, बिल्कुल SEO ऐसा पेड वर्क।
आप इससे ले सकते हो चार्जेस डिपेंडिंग ऑन योर वेबसाइट, 30 पेजेस, 100 पेजेस, 50 पेजेस या प्रोडक्ट के ऊपर। robot.txt भी बड़ा आसान है, उसको जाके सिंपल लिखो कि भाई क्रिएट robot.txt फाइल, ठीक है, जनरेटर। इसमें कुछ भी नहीं, 3 लाइन का कोड होगा जो कॉपी पेस्ट करना होगा। ये रहा, आपने ये सब चीज़ें छोड़ना। अच्छा ये है क्या, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका कंपटीशन चल रहा होता है किसी से, तो आप चाहते हो कि भाई गूगल से तो मेरे पास लोग आ जाएं, याहू से नहीं आए, बिंग के लोग नहीं आए, इस कंट्री के लोग नहीं आए, ये फला फला। तो आपने यहाँ पे जाके कोई लगाना है भाई ऑल रोबोट्स आर अलाउड करना है या रिफ्यूज़ करना है। अगर कोई रोबोटिक कोई आपके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट लगाता है तो आपने उसको अलाउ करना है या रिफ्यूज़ करना है, यहाँ से आप सिलेक्ट करें। उसके बाद क्रॉल, आपने कितने सेकंड के बाद उसके पास पेज के ऊपर लेके आना है, डिले करना है या नहीं करना। लेकिन ये सब जब होते हैं जब बड़ी वेबसाइट हो। उसके बाद आपका साइड में बना हुआ तो यहाँ बता दो, जैसे कि मैंने कॉपी करके अपना साइड में जो है वो यहाँ पे इसको बता देना है, कहाँ गया ये रहा, यहाँ पे जाके साइड में यहाँ भी बता दिया। उसके बाद गूगल से कोई आए रोबोट तो आने देना है या रिफ्यूज़ करना है, ठीक है। अगर गूगल इमेज की तरफ से आए, MSN, याहू, ये सारे यहाँ से कोई आए तो आने देना है या नहीं, हमने कभी बाय डिफ़ॉल्ट देने दो। जब बहुत बड़ी वेबसाइट हो जाएगी सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से फिर हम खुद ही सीख लेंगे क्या है। अभी मैंने कुछ भी नहीं करना, ये करने के बाद आपने करना है सिर्फ क्रिएट करना है या क्रिएट एंड डाउनलोड। मैंने कभी क्रिएट किया तो नीचे आ जाएगा, ये आ गया कोड, ये 3 लाइन का। ऊपर वाली लाइन जो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई जिस वेबसाइट ने बना के दिया है, आप चाहो तो उसको रिमूव कर दो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और ये 3-4 लाइनें अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक फ़ाइल बन जाएगी robot.txt के नाम से। उसके अंदर ये वाला कोड लिखा हुआ होगा और ये वाला कोड भी आपने भाई यहाँ जाके अपलोड करना है। मैं आपको अपनी पास दिखा देता हूँ, ये दी robot.txt। मैं इसको एडिट करता हूँ या व्यू करता हूँ तो आपको वो 3-4 लाइन का कोड दिख जाएंगे यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें टेक्निकल SEO में आ जाता है। टेक्निकल वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं भाई ऑन पेज ऑफ पेज। ऑन पेज ऑफ पेज का सिर्फ ओवरव्यू दूंगा भाई, ठीक है। ऑन पेज का मतलब ये सपोज करो मैं आता हूँ अपने किसी वेबसाइट के ऊपर, मैं आया, मैंने कहा मेरे पास ये लिखा हुआ है इंडेक्स, ठीक है, मेरा पहला पेज है। मैं इस इंडेक्स पे आता हूँ। अच्छा मेरी वेबसाइट PHP के ऊपर बनी हुई है, इसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें अलग अलग तरह से काम की हुई है। मतलब हेडर कहीं और से आ रहा होगा, फूटर कहीं और से आ रहा होगा, उस तरह से काम किया हुआ है। मैं इसका कोड ओपन करता हूँ। कोड ओपन करने के बाद क्या चीज़ें होती हैं ऐसी जिस पे हमें SEO करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो ऑन पेज वाला पार्ट है मैं उसको यहाँ पे नीचे डिफाइन करता हूँ। 4-5 पॉइंट अगर आप अपनी वेबसाइट में सही कर लेते हो तो आप ऑन पेज SEO अचीव कर लोगे, और ये हर पेज पे इंडिविजुअल करनी पड़ेगी। तो ये ऑन पेज के अंदर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेटा टैग वो टैग होते हैं जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल पर सर्च करते हैं तो जो सर्च इंजन पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आती है वो मेटा टैग के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ जाता हूँ, मैंने जाके लिखा भाई अपनी वेबसाइट को लिखा गूगल के ऊपर, तो गूगल पे जब मैंने लिखा तो ये देखें ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना ये कैसे आ रही है। ये मैं चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर जब कोई बंदा आए तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई डिस्क्रिप्शन बताऊँ ना, वो उसको हाईलाइटेड हो, सबसे पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो हो। तो इसके करैक्टर होते हैं 150 से 160, मतलब 150 से 160 करैक्टर से अंदर दिखने होते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लिखोगे तो वो नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपने लिखने होते हैं। तो वो कहाँ लिखे जाता है, क्या तरीका क्या होता है, तो वो मेटा टेक्स्ट के अंदर आता है। उसके बाद आता है मेरे पास टाइटल। आप ये देखोगे तो ये जो मेरे पर लिखा हुआ आ रहा है सेफ्टकोड इंस्टीट्यूट बेस्ट IT इंस्टीट्यूट, ये होता है टाइटल। इसका शायद आपको पता है कि टाइटल हम कहाँ लिखते थे, ठीक है। ये सेकंड चीज़ है। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास इमेज। इमेज के अंदर एक आयता का एट्रीब्यूट होता था, अगर याद हो। इमेज के अंदर एक ALT का एट्रीब्यूट होता है, एक तो SRC का होता है। आपके पास जो जो इमेजेस हैं जिस पे आल्टर का एट्रीब्यूट नहीं है आपको वो लगाना है, ठीक है। तो तीसरा आ गया भाई इमेज, और इसके अंदर मैं देखता हूँ आल्टर का एट्रीब्यूट, ये मैं समझा दूँगा प्रैक्टिकली। चौथा आपके पास एंकर का टैग आता है। अगर आपके पास कोई ऐसा टैग जिस पर लिंक लगी हुई है एंकर टैग, तो वो प्रॉपरली लिंक टाइप शो कर रहा है नहीं कर रहा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। और एक 5वां होता है
पांचवा आई थिंक जो है इमेज हो गया हेडिंग्स, ये होता है। ठीक है, मैं फिर आराम के बाद कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है भाई, मतलब अगर ये 5 चीज़ें हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाके कर लेते हैं इंडिविजुअली पेजेस के ऊपर, तो हमने ऑन पेज SEO भी अचीव कर ली। अब ये कैसे करेंगे? अब जाहिर है अब हमारे पास वो वाली वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, जैसे कि अब मैं अपनी वेबसाइट के कोड में गया। अब इस कोड को सबसे पहले क्या करना है, मैं जूम कर लेता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास ये एक हेड के अंदर ये हेड ओपन है, तो इस हेड के अंदर मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है मेटा टैग के बहुत सारे काम हैं। ये जो मेटा टैग है इसका ये काम है कि सबसे पहले तो ये बताता है कैरेक्टर सेट, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, कोई मतलब की बात नहीं है। व्यू पोर्ट यूज़ करते हैं जस्ट फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, अगर रिस्पॉन्सिव है तो ये वाली लाइन आप लगा दो मल्टीपल डिवाइसेस के लिए। असल जो काम है ना, जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रही थी गूगल के ऊपर, ये वाली, ये देखोगे आपको तो वो यहाँ मिलेगी, ये भी मेटा का टैग है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है डिस्क्रिप्शन, आपने यही लिखना है। और जो भी कंटेंट आपने लिखना है जो आप चाहते हो कि गूगल पे शो हो जब कोई मेरी वेबसाइट लिखे, तो ये आपने यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ये रहा। अब देखो मेरे पास अभी जो है वो ऐसा मुझे लग रहा है कि गूगल पे एंड मोर के बाद ना यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है और डॉट डॉट डॉट, मतलब पूरा नहीं आ रहा। अब जब मैं जाके चेक करता हूँ उसको कि भाई ऐसा क्या है जो नहीं आ रहा, मैं इसको आगे जाता हूँ ज़रा, वर्डप्रेस एंड मोर। देखो अब ये मेरे पास जो मोर लिखा हुआ है ना, ये मोर लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसका मतलब जो मैंने बताया ना कि 150 से 160 कैरेक्टर्स, तो ये उससे ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँ, मैं जाके सिर्फ या तो वर्डप्रेस पे ही मैं स्टॉप कर दूँ और वर्डप्रेस से पहले मैं एंड लगा दूँ कि भाई एंड वर्डप्रेस, और वो मेरे पास पूरा आ जाएगा। जो भी मैं यहाँ लिखूँगा इस डिस्क्रिप्शन के अंदर और 150 से 160 के कैरेक्टर्स के अंदर, तो वो डिस्क्रिप्शन मेरे पास उस पेज पे शो हो जाएगी। तो आपने ये लगाना है। कीवर्ड्स का मैं नहीं बताऊंगा, वो गूगल ने कहता है ये ख़त्म कर दिया, ये काम नहीं करता, तो उसको छोड़ते हैं, वो अलग देखेंगे। तो आपने किसी भी वेबसाइट के अंदर अच्छा इस पेज की डिस्क्रिप्शन अलग हो सकती है, अबाउट के पेज की डिस्क्रिप्शन देखो ये रहा, ये क्विज़ की है, इसकी डिस्क्रिप्शन अलग हो सकती है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी अलग हो सकती है। तो हर पेज पे जाके काम करना है तो आपने ये मेटा टैग ऐड कर देना है। दूसरा, अब आपने देखना है यार कि इसके अंदर कहीं टाइटल है, आपने कहा हाँ भी ये था, तो ये टाइटल आपने इस तरह से ऐड कर देना है। अब कोशिश ये करनी है कि भाई टाइटल में डिस्क्रिप्शन में कोई आपका 1-2 ऐसे वर्ड हो जो प्राइमरी हो, जिस पर बेस करते हो आपकी वेबसाइट, वो आपने हर दफ़ा यूज़ करना है। जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम सैफकोड है, तो मैंने बस उसको डिस्क्रिप्शन में भी रखा और मैंने उसको टाइटल में भी रखा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो मैंने उसको H1 में भी रखा। देखो ये H1 है और ये H1 मेरी पूरे इस पेज में एक ही होगा। मैं कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पे H1 लिख के सर्च करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है 1 of 2, मतलब 2 है। वो 2 ऐसे हैं कि एक ओपन है और एक क्लोज है, 2 दफ़ा सर्च हुआ ना ऐसे, ओपन और क्लोज। इसके अलावा मेरी पूरी वेब में कहीं भी H1 नहीं है। इसका मतलब मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर जो मेरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। और इसके अलावा ये H2 होगा, H3 होगा। H1 सिर्फ आपने एक पेज पे एक ही देना है, बाकी आप जितना चाहो दे सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ के ऊपर आते हैं कि भाई अगर इमेज है, मैं आता हूँ वैसे इमेज के ऊपर, ये दी अगर मैंने कोई इमेज लगाई है SRC से, ये तो आपको मालूम है, विथ हाइट वगैरह ये आपको पता है, आपने ALT का एट्रीब्यूट भी लगाना है और इसके अंदर उस इमेज का नाम लिख देना है। होता क्या है, जब कोई सर्च इंजन पे आता है तो वो जाहिर है इमेज थोड़ी लिखेगा, वो तो ये नाम लिखेगा, तो गूगल इसके बिना पे ये इमेज शो करवाएगा। और सेकंड चीज़, कल को अगर आपकी इमेज शो नहीं होती, बहुत सारी इमेजेस में मिस्टेक आती है, तो वो ये अल्टरनेट नेम आपको डिस्प्ले करेगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सी इमेज आपकी शो नहीं हो रही। ये भी क्लियर हो गया। 4 चीज़ें, मतलब आपने देखना है इमेज पे आ गया, भाई इमेज लगी हुई है तो उसका अल्टा का टैग है या नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है। और उसके बाद 5वीं चीज़ एंकर का टैग। अगर ये एंकर का टैग है तो आपने इसको प्रॉपरली शो करवाना है। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को, सपोज मैं यहाँ जाके सर्च करता हूँ लाइक बिल गेट्स, ठीक है, तो आप देखोगे कि जिस वर्ड पे लिंक है उसको उन्होंने ब्लू कलर से शो करवाया हुआ है।
तो इसका मतलब लिंक को आपने शो करना है, जाहिर करना है, ऐसा नहीं कि आपने इस तरह करना है। अब देखो ये पूरा वेबसाइट है, H1 ये होगा, ठीक है, बाकी इमेज है तो उस पर आयता का टैग भी होगा, ठीक है, बाकी जो लिंक्स है वो शो हो रहे हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन भी होगी। ये चीज़ कर लो, आपको हर पेज पे, मैंने कहा ना अब जितनी बड़ी वेबसाइट है उतना टाइम लगेगा। जिस वेबसाइट पे जाके आप ये काम कर लोगे, इसका मतलब आपने ऑन पेज एसईओ कर दिया। और ये मैं अभी बता दूँ कोडिंग वाली, वर्डप्रेस वाली भी मैंने कहा वो आपको एडिशनली बताऊँगा कैसे करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है ऑन पेज के अंदर? जाहिर एक प्रैक्टिकल करना एक अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिकल जब करोगे तो वो एक अलग आपको फीलिंग सवाल आपको आएंगे, लेकिन मैं एटलीस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एसईओ क्या है। अब क्या बचा हमारे पास? ऑफ पेज, उसके बाद वर्डप्रेस पे आएंगे ना। ऑफ पेज का भाई सिर्फ ये बता देता हूँ, आप इसको मैं ज़्यादा शॉर्ट कर देता हूँ ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ऑफ पेज के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे विकिपीडिया पे जाओ, अपना अकाउंट लॉगिन करो, क्रिएट करो, एक आर्टिकल बनाओ, उस आर्टिकल के अंदर अपनी वेबसाइट का नाम, उस पर अच्छे से लिंक लगा दो और उसको सबमिट करो। आपने अपने आर्टिकल को जितनी ज़्यादा वेबसाइट पे जाके सबमिट किया, इसका मतलब आपका वेबसाइट का URL जितनी ज़्यादा वेबसाइट पे गया, गूगल को उतना मालूम हुआ कि भाई आप इतनी जगह पे मौजूद हो, आपका ट्रस्ट बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ और ये बहुत सारी तरह से हो सकता है। कमेंट्स पे भी आप अपने लिंक शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स जो है वो होता है, गेस्ट पोस्टिंग होती है, आर्टिकल राइटिंग होती है, बैक लिंक जनरेटर होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑफ पेज एसईओ बहुत बढ़िया, मैं आपको जस्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। अब सपोज मैं इस वाली वेबसाइट पे आया, मैंने कहा यार ये क्या है, ये एक पोस्ट किसी ने की हुई है ना भाई, प्रोडक्ट की हुई है। अब ये आया, अब यहाँ पे आने के बाद ये पूरा इसका आर्टिकल लिखा हुआ है। अब एक तो होता है आर्टिकल राइटिंग, तो हमें भी ऐसा लिखना पड़ेगा, हम आर्टिकल लिखेंगे, जो कंटेंट राइटिंग का काम होता है ना, फिर वो आर्टिकल के ज़रिए लोग सर्च करते हैं, जो भी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही होती है। मैंने कहा अभी कमेंट पोस्टिंग क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर मुझे यहाँ पे अब किसी और की वेबसाइट है, अगर वो मुझे एक आर्टिकल लिखने की इजाज़त नहीं दे रहा, मैं कमेंट कर सकता हूँ। कमेंट करता हूँ, यहाँ पे क्या मुझे साइन इन करना पड़ेगा गूगल से। मुझे साइन इन करने के बाद आप अपना यहाँ पर जाके कोई भी पेस्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए अगर एक आर्टिकल लिखूँ, अब जाहिर है वो आर्टिकल नहीं, कमेंट लिखता हूँ। मैंने कहा यार कि आर यू फाइंडिंग अ IT सोल्यूशन, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया भाई हेयर वी आर फॉर यू टू गिव आइडियाज फॉर योर बेटर फ्यूचर और करियर, फला फला दूसरा बातें लिखी। क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल, और यहाँ जाके और हमने अपनी वेबसाइट इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, अब इसमें जो बताने का मकसद है वो या तो इस तरह से पेश करो जब भी चल जाता है, सम टाइम आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे नहीं, आपको इस तरह लिंक लगानी पड़ती है। ए का टेक HREF, ये वाली लिंक आपने पेस्ट करी यहाँ पे, और यहाँ जाके लिख दिया आपने सेव कोड। अब जब आप ये चीज़ पेस्ट करोगे तो आपको मालूम है क्या आएगा, सिर्फ सेव कोड ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ए का टेक तो ब्राउज़र रीड नहीं करेगा, वो लिंक बना हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से हम पोस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे शायद असल में मैं देख भी नहीं सकता, ना दिखाता मैं आपको। देखो ये रहा, ये मैंने बच्चों को पहले पढ़ाते हुए किया होगा, ये कमेंट्स आ रहे, तो ये मैंने ही किया हुआ होगा। मैंने यहाँ पे गया भाई चेक करो तो यहाँ पे क्या आ रहा है कमेंट्स, देखो ये आ रहा, गुड आर्टिकल आर यू फाइंडिंग हेयर वी आर, ये मैंने लिंक डाल दिया। अब एक मैं इस तरह से लिंक पेस्ट किया हुआ है, एक के अंदर लिंक, ये देखो क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल। अब ये क्लिक हेयर पे लिंक लगा हुआ है, मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो वो मेरी वेब पे लेके आ जाएगा। और कैसे पता मेरी वेब पे आएगा, नीचे देखो बॉटम में मेरी वेब लिखी हुई आ जाएगी यहाँ पर। अब बैक लिंक का मतलब या ऑफ पेज का मतलब इन शॉर्ट वर्ड में सिर्फ ये समझ लो कि आपकी वेबसाइट का लिंक, बैक लिंक का मतलब कि आपकी वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट पे जितनी जगह पे आपकी वेबसाइट का लिंक लोगों ने यूज़ किया हुआ है वो आपकी वेबसाइट का बैक लिंक है। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समझने की वो ये होती है कि हर वेबसाइट पे जाके लिंक ऐड नहीं करना होता। एक ऐसी वेबसाइट है जिसको गूगल ने स्कोर कम दिया हुआ है,
गूगल ने कहा है कि ये आपकी वेबसाइट जो है वो इलीगल है, स्पैम है, ये गलत काम करती है, लीगल काम करती है, फ्रॉड करती है, स्कैम करती है। तो वो वाली वेबसाइट पे जाके आप अपनी वेबसाइट को लिंक ऐड करोगे तो आपकी वेबसाइट का लिंक, मतलब जैसे कि मेरा दोस्त कोई बुरा है और मैं उसके साथ बैठा हुआ हूँ, कल को उस पर बुराई आएगी तो मेरे पे भी आ सकती है ना, ये वही वाली बात है। तो आपकी अच्छी वेबसाइट का लिंक होगा तो वो उसको अप्रूव कर देगा, और ये आप चेक कर सकते हो ढूंढ के। मेरे पास एक लिस्ट पूरी मौजूद है, लेकिन वो जाहिर है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो वो आपको कुछ पढ़ लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर मार्केटिंग जो SEO का कोर्स करते हैं वो भी पूरा प्रोसेस है। ये तो मैंने आपको भी 10 मिनट के अंदर SEO 20 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश की है, उनको भी पूरा अलग से एक दिन के अंदर पूरा डेप में जाके बताया जाता है। तो ये सिर्फ एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना थी, मकसद था आपको बताने का कि भाई ऐसा करने से आपके पास लोग, आपने देखा होगा ना कभी किसी वेबसाइट पे जाओ तो वो आपको फ्री में एडवाइस देंगे, भाई ये काम कर लो, ये हमारा लिंक है, तो वो लिंक शेयर करने का मतलब है उसकी वेब पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। अब एक वेबसाइट मेरी है, एक वेबसाइट आपकी है, मैंने SEO नहीं किया हुआ, आपने SEO किया हुआ है, तो समझ में आता है गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर ले आएगा। अब आपने भी किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, अब यहाँ हो गया कॉम्पिटिशन। फिर गूगल देखेगा किसके बैकलिंक ज़्यादा है, किसके ट्रैफिक ज़्यादा है, जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है वो स्टेबल है या नहीं है, या आते ही ज़्यादा है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, और इसी तरह से आप लोग फ्रॉड करके, मतलब फ्रॉड कैसे मतलब एक फ्रॉड मैसेज बना लो कि भाई लैपटॉप मिल रहा है फ्री में, क्लिक करो और क्लिक करके अपनी वेब के ऊपर भिजवा दो। जब आपकी वेब पर ट्रैफिक आ गया, ये बैकलिंक या ऑफ पेज के ऊपर गिराता है, आपकी वेब पर ट्रैफिक आ गया। तो ये पूरा काम SEO का होता है। अब SEO जो बचा है वो बचा है वर्डप्रेस पे कैसे करेंगे। ये तो कोडिंग में जाके करना पड़ा ना मुझे, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो फिर वो प्लगइन वाला पार्ट बता दो। यहाँ पे किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है वो पूछे, नहीं तो फिर मैं इसको फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करूँ। क्लियर है सब? क्या बात है, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ।